सो वेलकम बैक अगेन। आज केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर कवर करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लीजिए। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से कवर करता है। अगर आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे तो समझ लीजिए ये चैप्टर आपके पकड़ में है। ठीक है, तो समय नहीं खराब करते हैं, शुरुआत करते हैं और हेडिंग लगाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहली चीज, और क्या होती हैं। तो कहते हैं वो प्रॉपर्टीज जो एक डेफिनिट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करें। ऐसी प्रॉपर्टीज जो हर एक फिक्स्ड इंटरवल या डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करें, उनको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब हो सकता है ये लाइन आपको कम समझ में आई हो, तो मैं आपको इसको एक तरीके से समझाता हूं पीरियोडिक टेबल के थ्रू। पीरियोडिक टेबल उठाओ जरा, पीछे देखो रखिए। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास, ध्यान सुनिएगा, ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं, ठीक, ये ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स हैं। मैंने बता के रखा है अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास 2 शेल होंगी, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास 3 शेल होंगी, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट उसके पास 4 शेल होंगी। यही सेम चीज इनके पास होगी कि नहीं होगी। तो ये बताओ, जो प्रॉपर्टीज तुमको इस ग्रुप में देखने को मिलेंगी, क्या वो इसमें नहीं देखने को मिलेंगी? देखने को मिलेंगी, क्योंकि जितनी शेल यहां पर वेरी कर रही हैं उतनी ही शेल यहां पर भी वेरी कर रही हैं। तो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चीजें रिपीट हुई कि नहीं हुई? रिपीट हुई कि नहीं हुई? तो देखो ग्रुप में चीजें रिपीट हो रही हैं। रिपीट होने का मतलब यह है कि जो प्रॉपर्टीज आप इस ग्रुप के एलिमेंट पे पढ़ोगे वही सेम प्रॉपर्टीज आप इन ग्रुप पे भी लगा सकते हो। मतलब मैंने तुम्हें कोई चीज एक्सप्लेन की, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन की इस ग्रुप पे, तुम उसी चीज को इस ग्रुप पे भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि जितनी शेल्स का वेरिएशन यहां दिख रहा है उतनी ही शेल्स का वेरिएशन यहां पर भी दिख रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन यहां दिख रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन यहां पर दिख रहा है। तो आप क्या जिन प्रॉपर्टीज को यहां पढ़ोगे उन्हीं प्रॉपर्टीज को आप यहां भी लगा सकते हो, उन्हीं को आप 13 ग्रुप पे भी लगा सकते हो, उन्हीं को आप 14 पे भी लगा सकते हो। तो देखो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चीजें रिपीट हो रही हैं, इसी को बोल दिया गया पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये तो ग्रुप की, अब पीरियड में देखो, पीरियड में ये तो ग्रुप की बात हो गई। देखो हम ऐसे गए, ठीक, ऐसे गए, यहां तक रुक गए, तो जो वेरिएशन यहां दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, यहां से यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो क्या सेकंड पीरियड में एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है जब इधर हम मूव कर रहे हैं? तो थर्ड पीरियड में नहीं है क्या भैया? थर्ड पीरियड में भी तो एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। देखो यहां से यहां गए एक इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां गए एक इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रॉपर्टीज यहां पढ़ोगे वो यहां नहीं मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। फिर एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हुई। जो चीज यहां पढ़े सेम कॉन्सेप्ट कहां लगा दोगे? यहां लगा दोगे। तो यही है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करें। ठीक है, अब जैसे मैं कम से कम 8 से 9 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तुमको पढ़ाऊंगा, जिनको तुम देखना, अभी एक ग्रुप में तुमको समझाऊंगा और उसी की मदद से मैं तुम्हें दूसरे ग्रुप पे बता दूंगा कैसे उसको मैं अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखेंगे। पहले लिखिए, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रॉपर्टीज which appear at regular intervals, the properties which appear at regular intervals
at regular intervals in the periodic table are called periodic properties, and the phenomena is known as periodicity. ठीक है, तो कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ध्यान से देख लीजिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर, सबसे पहले आप पढ़ेंगे कौन सी, एटॉमिक रेडियाई या फिर साइज कह लीजिए। दूसरे नंबर पे आप पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर एंथैल्पी हटा दीजिए, एनर्जी लिख दे रहा हूं मैं, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है बात। थर्ड नंबर पे है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगले नंबर पे आएगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो गई। कौन कौन सी हो गई, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगले नंबर पे देखो मेटालिक करेक्टर, कौन सी, मेटालिक करेक्टर। अगले नंबर पे आएगी नॉन मेटालिक करेक्टर। ठीक है, नंबर 7 पे नेचर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, या तो एक काम कर रहा हूं मैं, इसको केमिकल रिएक्टिविटी के नाम से लिख दे रहा हूं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड और, तो केमिकल रिएक्टिविटी, नेचर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, ये 7 नंबर हो गया। तो ये कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें पढ़ना है। होंगे आगे क्या, ठीक है, ये कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली लगाइए इसमें से, सबसे पहली हेडिंग इसमें से लगाएंगे एटॉमिक रेडियाई। हेलो हेलो, नेटवर्क का हटा देंगे तो कहाँ से काम चलेगा। हेलो हेलो, ठीक है, तो सबसे पहली इसमें हेडिंग लगाएंगे, वो कहाँ है कपड़ा। तो देखो अब पहले इनको समझ लो, इन्हें तुम्हें समझना कैसे है। अभी मैंने पीरियोडिक टेबल के थ्रू क्या बताया था, कि ग्रुप में जा रहे थे, तो जब एक ग्रुप में गए तो एक एक शेल का डिफरेंस है कि नहीं है। समझो, मैंने कहा मान लो मेरे पास ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है।
अगर मैं कुछ देर के लिए हाइड्रोजन को छोड़ दूं, मैं सेकेंड पीरियड से बात कर रहा हूं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो देखो अगर मैं सेकेंड पीरियड में देखूं तो कौन सा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। और अगर मैं इसमें बात करूं सेकेंड ग्रुप में, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और आगे। तो तुम्हें पता है यहां से यहां जाने पर इसी ग्रुप में एक शेल बढ़ती है, यहां से यहां जाते हो तो फिर एक शेल बढ़ जाती है, और यहां से यहां जाते हो तो एक शेल और बढ़ जाती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती एक शेल? भाई 2,1 होता है, 2,8,1 होता है, 2,8,8,1 होता है, तो शेल बढ़ी कि नहीं बढ़ी? क्या वही चीज यहां पर हो रही कि नहीं हो रही है? तो अगर मैं एटॉमिक रेडियाई को सपोज करो इस ग्रुप पे लगाऊं, तो जो कॉन्सेप्ट इस ग्रुप पे लगेगा एटॉमिक रेडियाई में, वही कॉन्सेप्ट तो इस पे भी लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि सेम वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तभी तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है? जो हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो। ठीक है, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, रिपीटिशन दिख रहा है, इधर से इधर गए, रिपीटिशन दिख रहा है, ऐसे ही। तो इसका मतलब हमें इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बदलाव कहां देखने को मिलेगा? जब हम किसी ग्रुप में मूव करेंगे। जब हम अपने ग्रुप में मूव करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज हो रही हैं, पर अपने ग्रुप में। तो इसका मतलब हमें इनको कहां पढ़ना है? इंडिविजुअल ग्रुप्स पे पढ़ना है। और दूसरी जगह कहां पढ़ना है? तो देखो पीरियड में, देखो पीरियड में ध्यान से देखिए, सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। थर्ड पीरियड में कौन कौन सा है? सोडियम, सॉरी लिथियम भी तो है, सोडियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो अब आपको क्या दिख रहा है? यहां से यहां जाने पर नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहती हैं। क्यों सेम रहती है नंबर ऑफ शेल्स? अरे भैया ये 2,1 है, ये 2,2 होता है, ये 2,3 है, तो शेल तो सेम है, पर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और वही चीज यहां पर भी है। अब देखो इसमें शेल सेम है कि नहीं सेम है? भाई 2,8,1, 2,8,2, तो शेल तो यहां पर भी सेम है, पर यहां पर भी एक ही एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है कि नहीं है? तो जो वेरिएशन इसमें देखने को मिलेगा, इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर, वही चीज यहां देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ूंगा तो मुझे इन्हें कहां कहां पढ़ना है? ग्रुप पे भी पढ़ना है और पीरियड पे भी पढ़ना है। समझ बात आई कि नहीं आई? ग्रुप पे भी पढ़ना है और पीरियड पे भी पढ़ना है। दोनों तरीके से हमें इसको समझना है कि किसी ग्रुप में मूव करने पर पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या चेंज आएगा, बढ़ेगी कि घटेगी, और किसी पीरियड में जब मूव करेंगे तो क्या चेंज आएगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी कि घटेगी। तो चलो देखते हैं एटॉमिक रेडियाई या कह लो एटॉमिक साइज। अब ये क्या होती है सुन लो, एटॉमिक रेडियाई होती क्या है? तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, it is defined as the distance from the it is defined as the distance as a distance between center of nucleus to the outermost shell। मतलब क्या कह रहा है कि किसी भी एटम के पास जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक की दूरी जो है वो एटॉमिक रेडियाई है। मतलब क्या है? सुन लो जैसे समझो लिथियम है,
क्या होता है, 2,1 होता है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ये पहली शेल होगी और ये दूसरी शेल होगी कि नहीं होगी। ऐसे सोडियम बताओ 2,8,1 होगा, तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, पहली शेल होगी, दूसरी शेल होगी और तीसरी शेल होगी। तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक की जो दूरी है, इसी को क्या बोला गया, एटॉमिक रेडियाई। तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, टू दी लगा लो या एंड लगा लो यहां पर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। तो समझ में आया एटॉमिक रेडियाई क्या है। तो पहले इतना लिखो, और इसकी यूनिट क्या है, इट इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इतना लिखेंगे पहले बना के। तो ये बताओ दोनों में से किसकी एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होगी, लिथियम की कि सोडियम की। किसकी एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होगी, लिथियम की कि सोडियम की। किसकी ज्यादा होगी, लिथियम की कि सोडियम की। अरे भैया, क्योंकि सोडियम की सेल ज्यादा है। जब सोडियम में सेल्स ज्यादा हैं तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगी कि ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो सोडियम की एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होगी कि लिथियम की, सोडियम की, क्योंकि सोडियम में कितनी शेल हैं, 3 शेल हैं। लिथियम में कितनी शेल हैं, 2 शेल हैं। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, इसका मतलब क्या है कि मतलब आपको एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड में देखना है क्या बदलाव आएगा। ट्रेंड का मतलब बदलाव, कि जब आप पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई को चेक करेंगे तो उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा। तो सुनिए, 2 चीजें हमेशा चेक होंगी, हर पीरियोडिक प्रॉपर्टी की 2 चीजें हमेशा चेक होंगी। कौन सी, सबसे पहली डाउन अ ग्रुप। डाउन अ ग्रुप का मतलब क्या है, पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा। डाउन अ ग्रुप का मतलब क्या है कि मैंने सपोज कर लो एक ग्रुप ले लिया फर्स्ट 1, ठीक है, ये मैंने एक ग्रुप ले लिया। अब इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन नहीं, छोड़ दो, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और इसके नीचे रुबिडियम है। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ जगह कम है मेरे पास। सपोज कर लो, मान लो मेरे पास लिथियम है ग्रुप फर्स्ट में, इसी के आगे लिखिएगा आप वो चीज़। लिथियम है मेरे पास, सोडियम है, पोटेशियम है और मेरे पास मान लो रुबिडियम है। 4 बहुत है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 2,1 होता है, ये आपका क्या होता है 2,8,1, ये आपका क्या होता है 2,8,8,1 और इसी के आगे, इसके आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने लिखना नहीं सिखाया तो इसलिए मैं इसका नहीं लिख रहा हूँ। अगर आपको समझना होगा तो आप इतने में ही समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको कितनी शेल दिख रही हैं, तो आपने कहा कि लिथियम के पास 2 शेल है, ठीक। इसके पास आपको कितनी दिख रही हैं, इसके पास आपको 3 दिख रही हैं। फिर आप आ गए पोटेशियम के पास, पोटेशियम के पास आपको कितनी दिख रही हैं, 4। अब एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन क्या है कि न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक की दूरी कितनी है, डिस्टेंस। तो यहां देखो, यहां पे डिस्टेंस देखो, यहां पे डिस्टेंस देखो, यहां पे डिस्टेंस देखो। तो क्या जब तुम ग्रुप में मूव कर रहे हो, ये ग्रुप में मूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ध्यान से देखिए, प्रोजेक्ट टेबल में फिर से दिखा दे रहा हूं। जब मैंने लिथियम लिखा, लिथियम के नीचे सोडियम लिखा, सोडियम के नीचे पोटेशियम लिखा, इसका मतलब मैं एक ग्रुप में मूव कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, डाउन अ ग्रुप, मतलब मैं एक ग्रुप में मूव कर रहा हूं। अब मैं किसी भी ग्रुप में मूव करूं, मैं किसी भी ग्रुप में मूव करूं, चाहे फर्स्ट में मूव करूं, चाहे मैं सेकंड में मूव करूं, चाहे मैं 13 में मूव करूं, चाहे किसी में मूव करूं, सब पे यही कॉन्सेप्ट लगेगा, सब पर यही कॉन्सेप्ट लगेगा जो कॉन्सेप्ट मैं ग्रुप 1 पे लगाने जा रहा हूं। क्यों, क्योंकि भैया ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या कहती है
जो हर एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करे, तो रिपीट नहीं करेगी। जो ट्रेंड यहां देखने को मिलेगा वही ट्रेंड तो यहां भी देखने को मिलेगा, वही ट्रेंड यहां देखने को मिलेगा, तभी तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी कह रहे हैं। तो चलिए देखिए भाई, देखिए ध्यान से देखिए। अब ये बताइए, जब आप ग्रुप में नीचे मूव कर रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? अप से डाउन। यहां मैंने लिख दिया अप, यहां लिख दिया मैंने डाउन, या फिर आप लिख सकते हैं क्या, या आप लिख सकते हो टॉप टू बॉटम। आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? आपको इसी लाइन पे लिख दे रहा हूं मैं, इसी लाइन पे, कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, ऐसे लिख दे रहे हैं, ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, डाउन अ ग्रुप, क्या, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, सो दैट्स वाई एटॉमिक रेडियाई क्या इंक्रीजेस। ये रीजन हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि वाई एटॉमिक रेडियाई, वाई नहीं, या ऐसे पूछेगा ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। बताओ कि जब आप किसी ग्रुप में मूव करते हो तो एटॉमिक रेडियाई घटेगी कि बढ़ेगी? तो क्या रीजन लिखोगे कि जब हम किसी ग्रुप में मूव करते हैं अप से डाउन तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, जिसकी वजह से साफ साफ हमको दिख रहा है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की दूरी बढ़ेगी। इसी वजह से एटॉमिक रेडियाई हमने लिख दिया बढ़ेगी। अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ बेरिलियम ले लूँ, यहाँ मैग्नीशियम ले लूँ और यहाँ कैल्शियम ले लूँ, तो क्या एटॉमिक रेडियाई नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी भाई? क्योंकि उसमें 2,2, 2,8,2, 2,8,8,2, तो क्या शेल नहीं बढ़ रही हैं? बढ़ रही हैं। तो क्या मैं किसी भी ग्रुप में मूव करूं शेल नहीं बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। तो एटॉमिक रेडियाई हमेशा ग्रुप में क्या करेगी? किसी भी ग्रुप में हो, किसी भी ग्रुप में हो, बस ग्रुप के होने चाहिए, एटॉमिक रेडियाई हमेशा बढ़ेगी। तो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड ग्रुप पे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड, एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड ग्रुप पे समझ में आया। अब कोई भी ग्रुप ले लो मेरे भाई, कोई भी ग्रुप ले लो, कोई भी ग्रुप ले लो, ग्रुप फर्स्ट ले लो, ग्रुप सेकंड ले लो, ग्रुप 13 ले लो, ग्रुप 14 ले लो, किसी भी ग्रुप में मूव करो, क्या होगा? बढ़ेगी एटॉमिक रेडियाई। क्यों बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं। लिख लियो और बिगाड़ दें तो नोट करिए पॉज करके, ठीक है? यहां पे लिखना ग्रुप फर्स्ट, तुम इसी के नीचे पूरा ये नोट करना, ठीक है? सुन लो, ग्रुप फर्स्ट लिखने के बाद ये तुमको नोट करना है इसी के नीचे, और इस एरो पे लिखिएगा, समझ रहे हैं? ये जो एरो मैंने खींचा है ना, इसी एरो पे ये से लिखिएगा, या तो नीचे लिख दीजिएगा, जो आपको सही लगे, जो सही लगे वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, अच्छा सुनो, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये क्या है? अरे भैया 9th क्लास में पढ़े होगे, पूरा ऐसे बनता था, एक शेल, 2 शेल, हमने इधर का इतना गायब कर दिया समझाने के लिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? समझाने के लिए मैंने इतना लिख दिया सिर्फ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप कर सकते हैं ऐसा। अब आइए, तो ट्रेंड मैंने ग्रुप में तो समझ लिया, अब मैं ट्रेंड कहाँ समझूंगा? हाँ, अक्रॉस अ पीरियड लिखते हैं। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताओ, इससे पहले मुझे एक चीज़ ये बताओ, खाली समझ लो, समझ लो। अभी मैंने यही हेडिंग लगाई है, डाउन अ ग्रुप, समझ लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो। मान लो मैंने अब यहाँ पे ग्रुप 2 ले लिया, ठीक? यहाँ बेरिलियम हो जाएगा, यहाँ मैग्नीशियम हो जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे बेरिलियम होगा तो 2,2, यहाँ 2,8,2, यहाँ 2,8,8,2 होगा कि नहीं होगा बताओ? पर इसमें कोई बदलाव आएगा? कोई बदलाव नहीं आएगा।
तो अभी भी तो ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज, सो दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। इसीलिए तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोली गई है। क्यों? क्योंकि हर रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होगी। अब क्या मैं 13 ग्रुप में चला जाऊं? अगर मैं 13 ग्रुप में चला जाऊं तो ये चीज़ नहीं होगी? होगी। 13 ग्रुप में जाने पे होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। तो मेरे हिसाब से आपको डाउन अ ग्रुप पीरियोडिक प्रॉपर्टी का ट्रेंड समझ में आ गया होगा एटॉमिक रेडियाई के केस में। ठीक, अब समझना। अब चलते हैं अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड, मान लो, बहुत ध्यान समझना, अब खेल होने वाला है तुम्हारे साथ। मान लो मैं पीरियड 2 की बात कर रहा हूं। पीरियड 2 में मैंने ले लिया लिथियम एटॉमिक नंबर 3, मैंने ले लिया बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मैंने ले लिया बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, मैंने ले लिया कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मैंने ले लिया नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। अब मुझे ये बताओ इसका क्या है? 2,1, इसका क्या है? 2,2, इसका क्या है? 2,3, इसका क्या है? इसका क्या है? 2,5। अब समझना, ध्यान से देखो, शेल्स कितनी? 2। शेल्स कितनी? 2। शेल्स कितनी? 2। शेल्स कितनी? 2। अरे पीरियड 2 का मतलब क्या होता है? मतलब मैं पीरियड 2 शेल, हाँ पीरियड 3। अरे तो डेफिनेशन क्या थी पीरियड में? हाउ मेनी शेल्स। पीरियड की डेफिनेशन क्या है? कितनी शेल्स होंगी, यही तो पीरियड की डेफिनेशन है। तो अगर 2 शेल हैं तो 2 पीरियड, 2 शेल हैं, सॉरी हाँ, तो 2, अगर 2 शेल्स हैं तो सेकेंड पीरियड। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, देखिएगा। अब आपको क्या लगेगा यहां पे कि डेफिनेशन क्या कहती है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की दूरी, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की दूरी। तो आपको क्या दिखेगा? ध्यान से देखिए कि यहां से, ओए होए, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है। सेम है कि नहीं है? सेम है कि नहीं है? अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। शेल्स तो सेम है, पर देखिए आपको मैंने ये चीज़ बता के रखी है, जितना Z होता है उतने ही E होता है, उतना ही P होता है। मतलब अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो प्रोटॉन भी उतने ही होंगे और इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो मेरी बात को समझो। इसका मतलब यहां पर न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 3। यहां न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 4। यहां न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 5। यहां न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 6। यहां न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 7। होंगे कि नहीं होंगे? अब समझना, सबसे बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। यहां सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। यहां सबसे बाहर वाली में कितने हैं? 3। यहां पर सबसे बाहर वाली में कितने हैं? 4। यहां सबसे बाहर वाली में कितने हैं? 5। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, एक शब्द आता है, बहुत ध्यान सुनना, एक शब्द आता है न्यूक्लियर चार्ज और एक शब्द आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बहुत ध्यान सुनिएगा, एक शब्द आता है न्यूक्लियर चार्ज और एक शब्द आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के पास कितनी पावर है कि वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि न्यूक्लियस के पास कितनी पावर है कि वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच सके। ठीक, तो ये बताओ, तो ये किस पे डिपेंड करती है? जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में होंगे वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा खींच सकेगी। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां पे बताओ, प्रोटॉन सबसे ज्यादा हैं, तो क्या ये सबसे ज्यादा श्रिंक होगा कि ये सबसे ज्यादा श्रिंक होगा? यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से यहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो ये ज्यादा पावर से खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ज्यादा पावर से खींचेगा। जब ज्यादा पावर से खींचेगा
तो साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा छोटा, सबसे छोटा साइज कहाँ होगा, यहाँ पर। उससे कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, उससे कंपैरिजन में ये थोड़ा और बड़ा रहेगा, उससे कंपैरिजन में ये थोड़ा और बड़ा रहेगा, इससे कंपैरिजन में ये सबसे बड़ा रहेगा। तो ये क्या है, अब मेरी बात को समझना, ऐसे समझो, मैं सबको इक्वली पढ़ा रहा हूँ, मैं सबको इक्वली डिलीवर कर रहा हूँ, पर मान लो मेरे सामने 2-3 रो में बच्चे बैठे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि जो आगे बैठा होगा उसको मैं ज़्यादा अच्छे से देख सकता हूँ कि वो पढ़ रहा है कि मजाक कर रहा है कि वो कोई और काम कर रहा है, पर सबसे पीछे वाले को तो मैं नहीं देख पाऊँगा। पर मैं डिलीवर तो सब में बराबर कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो मैं सब में बता रहा हूँ। तो क्या फ़र्क है इन दोनों में, बहुत ध्यान सुनना। मैं सबको बराबर बता रहा हूं, पर पीछे तक कितना पहुंच रहा है, वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर है। अरे भैया, जब ये पावर से खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो कुछ पावर तो अंदर वालों पे भी लगेगी, अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे पास कितनी पावर है सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने की, पर मैं कितनी लगा पा रहा हूं। अरे कुछ तो इन पे भी लग जा रही होगी, कुछ एनर्जी या कुछ पावर इनको भी तो खींचने में लग रही होगी। जो पहले आगे बैठा होगा उसको ज्यादा अच्छे से चीजें मैं दे पा रहा हूं कि सबसे पीछे वाले को, सबसे आगे वाले को। तो इसका मतलब कुछ एनर्जी तो इनको भी लग रही होगी खींचने में, तो कुछ तो यही खर्चा हो गई। टोटल पावर में से सपोज कर लो टोटल पावर इसके पास है 20 जूल, मान लो इतनी पावर है उसके पास या इतनी एनर्जी है, लेकिन मैं कह रहा हूं इसमें से 5 यहां लग गई, तो यहां कितनी पहुंची, 15। तो इसके पास न्यूक्लियर चार्ज था इतना, पर लगा कितना, 15 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात को समझो, मेरे पास कितनी क्षमता है सबसे बाहर वाले को खींचने की, पर मैं कितनी लगा पा रहा हूं वहां तक। मेरे पास है इतनी, ठीक, इतनी है मेरे पास, इतनी में से इतनी मेरे आगे वालों को लग गई, तो कुछ तो कम हो गई ना जो पीछे तक पहुंच रही होगी। तो जो कम होने के बाद पहुंची वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे 20 थी, 20 में से 5 यहां लग गई, तो बाहर तक कितनी पहुंची, 15 है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में फर्क पकड़ पा रहे हो क्या है, कि मेरे पास कितनी पावर है और बाहर तक कितनी पहुंच रही है, ये कॉन्सेप्ट है। और ओपन करके समझना है तो सीधा फंडा ऐसे याद रखो कि इसके पास कितनी पावर थी, 20 जूल की। ये कितनी लगा सकता था यहां पर, 20 जूल की, लेकिन अंदर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कुछ इन पे लग गई, कुछ इन पे लग गई, तो कुछ खर्चा हो गई ना इसकी। अब बची कितनी, कुछ तो कम हो गई होगी, तो जो बची वो बाहर लग रही है, तो वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर है कि मेरे पास 20 थी, 20 में से 5 अंदर लग गई, तो जो बची वो बाहर लग रही है, ठीक, वो हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज छोटा होता है। भाई न्यूक्लियर चार्ज बड़ी चीज़ है, मेरे पास पावर तो बहुत है, लेकिन मैं तुमको अच्छे से दे नहीं पा रहा हूँ। जैसे मैं समझाना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, और कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोग पीछे बैठे उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको कम समझ में आ रहा है। वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि कितनी लगा सकते हैं पर कितनी पहुँच रही है। मैं चाहता हूँ लग तो पूरी 20 जूल जाए, पर उसकी कुछ यहाँ लग जा रही है, तो बची कितनी, वो पीछे लगेगी। ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लेकिन ये बताओ, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है उसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो ज़्यादा होगा। जैसे इसके पास 20 है, ठीक, तो इसके पास क्या 20 होगी, इसके पास तो प्रोटॉन 6 ही हैं, तो इसके पास मान लो 18 होगी, 18 होगी। अब 18 में से 5 यहाँ लगी, तो यहाँ कितनी लगेगी, 13। और इसके पास कितनी है, मान लो 16 है, क्योंकि भैया न्यूक्लियर चार्ज किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो लगातार घट रहे हैं,
तो इसके पास 16 थी, यहाँ 5 लगी तो 11 लगी। तो यहाँ की शेल ज़्यादा श्रिंक होगी कि यहाँ की शेल ज़्यादा श्रिंक होगी? यहाँ की शेल ज़्यादा श्रिंक होगी, क्योंकि यहाँ देखो ना बाहर वाली पे 15 लग रही है, यहाँ वाली पे बाहर वाली पे कितनी एनर्जी लग रही है? 15। यहाँ पे कितनी लग रही है? 13। यहाँ कितनी लग रही? 11। यहाँ क्या होगी? 9। यहाँ और क्या कम हो जाएगी? 7। तो पहली चीज तुम्हें क्या याद रखनी है? न्यूक्लियर चार्ज किस पर डिपेंड करता है? जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज क्या है? जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज है क्या? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है ये? एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जो क्या करता है? विच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ which are present in shells। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जो शेल्स में प्रेजेंट हैं। यह है न्यूक्लियर चार्ज। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, और जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? उतना ही ज़्यादा क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तुमको एग्जाम्पल दे के बताया हूँ कि अगर यहाँ 7 प्रोटॉन हैं तो इसका मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ है, तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर ज़्यादा है। अगर यहाँ पर ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है तो यहीं पर ज़्यादा क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में बात आई? तो बताओ, इधर से इधर जाने पर साइज घटा कि बढ़ा? साइज घटा कि बढ़ा? घटा, क्योंकि यहाँ भाई श्रिंक हो गई ना। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इसने इसको अपनी तरफ ज़्यादा तेज़ी से खींच लिया। जब ज़्यादा तेज़ी से खींचा तो साइज छोटा हो गया। तो देखो इस लाइन पे मैं क्या लिख रहा हूँ? ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम। नंबर ऑफ शेल्स remains same, but effective nuclear charge increases, so that's why atomic radii decreases। तो इसका मतलब ग्रुप में एटॉमिक रेडियाई क्या कर रही थी? बढ़ रही थी। पीरियड में क्या की? घट रही थी। ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या था? नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि वहां नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जा रही थी। पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो शेल्स अंदर की तरफ श्रिंक हो गई, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो साइज छोटा हो गया। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन होगा? लिथियम। सबसे छोटा कौन होगा? नाइट्रोजन। अगर जितने मैंने लिखे हैं मैं उतने में बात कर रहा हूँ। अभी इसके आगे मान लो मैं ऑक्सीजन लिख दूँ, मैं फ्लोरीन लिख दूँ, तो सबसे छोटा फ्लोरीन हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? तो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड ग्रुप में क्या था? इंक्रीजेस। पीरियड में क्या है? डिक्रीजेस। लॉजिक समझ में आया? याद रहेगा? रीजन याद रखोगे। वहां रीजन क्या था? नंबर ऑफ शेल्स। यहां रीजन क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वीडियो को बार बार रिपीट करके चीजों को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कंफ्यूजन है तो बार बार रिपीट करके देखिए, तब भी नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि ये प्रॉब्लम है, बता दिया जाएगा। भाई 5 फिक्स है क्या? 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना अंदर? नहीं वो 5 है। हाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना अंदर। हाँ। अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं हर शेल में? सब में 2 ही हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सब में बराबर अंदर बराबर लग रहा है। ऐसा मान लो कि सब में अंदर बराबर लग रहा है, 5-5 लग रहा है। तो कम होगा तो बाहर तक कम पहुंचेगा भाई। 5-5 सब में लगा तो बाहर तक चीज़ें कम पहुंच रही ना, तो बाहर वाली वैल्यू तो कम हो रही है। यहाँ 15 थी, यहाँ 13 हो गई, यहाँ 11 हो गई, यहाँ पे ऐसे हो गई, तो कम हो गई।
पॉज करके नोट कर लेंगे भाई।